सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हमारे लेक्चर नहीं हो पाए क्योंकि मैं कुछ तीर्थ यात्रा में था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ तीर्थ यात्रा की वजह से वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए हमारे सेशन नहीं हो पाए। आज हम लोग रक्तज अर्श और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा यह हम लोग देखेंगे, जिसको हम ब्लीडिंग पाइल्स भी कहते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स क्यों हो जाता है और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें उसको किस तरह से सोचना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ दिन में जो ये पोस्टर बनते हैं ना हमारे कि कौन सा लेक्चर होने वाला है, इसका भी मैं पोस्टर बना के आपको सुबह सुबह बता दिया करूंगा, जिससे आपको पढ़ के आके तैयारी करने में आसानी होगी। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सकते हैं सेशन में। ऐसे भी रक्तजर्श जो है ये कॉमन अब आजकल बढ़ने वाली बीमारी है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो रक्तज अर्श क्या होता है और क्यों होता है, और इसका आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है। एलोपैथी डॉक्टर्स तो इसका केवल सर्जरी ही करते हैं या कॉटरी किया जाता है या लेजर थेरेपी किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बोला गया है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो व्यवहार में हमेशा पाया जाने वाला रक्तव स्त्रोतस का एक व्याधि है, जिसको हम लोग रक्तज अर्श कहते हैं या रक्तार्श कहते हैं। महत्वपूर्ण व्याधि है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास लाइन लगी रहती है कि हमें ब्लीडिंग पाइल्स को ठीक कर दीजिए, क्योंकि सर्जरी करने के बाद या क्षार सूत्र करने के बाद भी लोग हमारे पास आते हैं काय चिकित्सकों के पास कि आपके पास कुछ है क्या इसको ठीक करने का। तो इसमें क्या होता है कि मल त्याग करने के टाइम पे खून आता है, रक्त निकलता है, बर्निंग होता है, दाह होता है, और सुई चुभोने की तरह जैसे कुछ चुभो रहे हैं वैसे वेदना होती है। फिर वहां पे कुछ मांसांकुर बाहर आ जाता है, कुछ स्त्राव आता है, रक्त का भी स्त्राव आता है, कुछ वाइट ऐसे कुछ सफेद रंग का स्त्राव पानी जैसा भी आता रहता है। तो अब ये कोई बहुत बड़ा व्याधि है क्या, ऐसा शंका उत्पन्न हो जाता है। तो वाग्भट सूत्र वाग्भट निदान स्थान में इसके बारे में बोला है कि अर्शांसी तद्मत उच्यन्ते गुद मार्ग निरोधतः अरिवत प्राणम शृणांति इति अर्षः। मतलब गुद भाग में, एनस का जो भाग है जहां पे मल द्वार है, वहां पे गुद मार्ग का अवरोध हो जाता है, मतलब रास्ता का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और हमेशा चुभोने की तरफ वेदना होती है और रोगी हमेशा तकलीफ में रहता है। तब वहां पे मांसांकुर डायलेटेड रेक्टल वेन्स, जो रेक्टल वेन्स है वो डायलेट हो जाती हैं, और इसका कारण ये भी है कि पोर्टल हाइपरटेंशन अगर बढ़ जाता है वह भी एक कारण होता है, और उसके वजह से रक्तार्श की उत्पत्ति हो जाती है। अगर हम लोग चरक संहिता देखते हैं जो आयुर्वेद का महान ग्रंथ है, उसमें सहज और मतलब जन्मोत्तर अर्श, ऐसे दो टाइप के अर्श मेन बताए हैं, जो मतलब जन्म लेने के बाद होते हैं और एक जन्म लेते लेते पहले से ही होते हैं। मिथ्याहार विहार अगर माता पिता करते हैं तो उनके बीज दृष्टि की वजह से होते हैं, और एक अर्श होते हैं जो बाद में होते हैं, और बाकी उन्होंने शुष्क अर्श, स्त्रावी अर्श ऐसे टाइप बताए हैं। और उन्होंने वातज पित्तज द्वंदज, मतलब वात पित्तज, पित्त कफज वात कफज, और सन्निपातज ऐसे टाइप बताए हैं। सुश्रुताचार्य जी जो हैं वो सर्जन हैं, शल्य चिकित्सक हैं, उन्होंने बताया है कि वातज अर्श, पित्तज अर्श, कफज अर्श, रक्तज अर्श, सन्निपातज अर्श, ऐसे 5 टाइप के अर्श बताए हैं।
तो जो रक्तज अर्श है उस पे हमें फोकस करना है। तो इसमें भी जो सहज और जन्मोत्तर अर्श है, सहज अर्श मतलब जो बच्चा बर्थ लिया और उसको अर्श है, पाइल्स है, और जन्मोत्तर मतलब जन्म लेने के बाद मिथ्याहार विहार की वजह से हो गया। तो जो चिकित्सा में बहुत कष्ट साध्य होता है, और उसको हम कृच्छ साध्य अर्श बोलते हैं, या असाध्य अर्श भी होते हैं जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते हैं। हमने चिकित्सा किया, सर्जरी किया, क्षार सूत्र किया, वो फिर से बार बार उत्पन्न हो जाएगा। और तो उसको हम सहज अर्श बोलते हैं बीज दुष्टि की वजह से। और जन्मोत्तर अर्श जो रहता है वह रोगी ने, बच्चा हो या किसी भी तरह से उसको, अगर बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, वृद्ध हो, गर्भिणी माता हो, स्त्री हो, कोई भी हो, जो मिथ्या आहार विहार के वजह से जो अर्श हो जाता है वो जन्मोत्तर अर्श होता है। और जो शुष्क और स्त्रावी अर्श होता है, जो ड्राई पाइल्स होता है वो शुष्क अर्श हो गया, जो ब्लीडिंग पाइल्स हो गया वो रक्तज अर्श होता है। तो शुष्क अर्श जो रहता है वो वातज और कफज टाइप का अर्श होता है। और स्त्रावी अर्श होता है वो पित्तज और रक्तज अर्श, ऐसे दो टाइप के होते हैं जो स्त्राव निकलता है उसमें, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध है। पित्त रक्त में रहता है और रक्त, रक्त जो है वो आश्रयी है। और मतलब सॉरी, पित्त जो है, रक्त जो है वो आश्रय है और पित्त जो है वो आश्रयी है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब हेतु क्या होता है, रक्तज अर्श अगर हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है, तो वो क्या हेतु होता है? तो हेतु एक दिन में नहीं होता है, वह कंटिन्यूस कुछ ना कुछ ऐसे हेतुओं का सेवन होता है। क्योंकि चरक संहिता में बोला है कि एक हेतु से बहुत सारी व्याधियां होती है, या अनेक हेतुओं से बहुत व्याधियां होती है, या एक हेतु से एक व्याधि होती है, या अनेक हेतु से एक व्याधि होती है। तो ऐसा चरक संहिता ने जो प्रोबेबिलिटी जो बताया है अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, वह बताया है कि बहुत सारी व्याधियों का बहुत सारे हेतु हो सकते हैं या एक हेतु हो सकता है। तो हम लोग जो हमारे ग्रंथों में आप्तोपदेश है, या अनुमान से या प्रत्यक्ष रूप में हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं, वह ये कारण होते हैं कि अगर कोई भी इंसान है एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठा रहता है, तो उसको पाइल्स का शुरुआत होता है, और फिर वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में जाके फिर वो जाके रक्तजर्श में कन्वर्ट हो जाता है बड़ा बड़ा होते हुए। और दूसरा क्या है कि बैठना, यह एक मेन कारण है। दूसरा कि एक ही जगह सोते रहना, थोड़ा भी हलचल न करना, यह भी एक कारण होता है। लेट दिवा स्वाप करना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अगर कोई 1 मिनट भी सोता है उसको दिवा स्वाप बोलते हैं, वह भी एक कारण हो सकता है। और अगर बैठ के बहुत ज्यादा प्रवास कर रहे हैं, मतलब प्रवास मतलब जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वह एक कारण हो सकता है। इसी तरह से उत्कट और विषम कठिन आसन पे बैठना, जो बस के ड्राइवर होते हैं, ट्रक के ड्राइवर होते हैं, वह कठिन आसन पर बैठे रहते हैं, सीधे उनको ड्राइविंग करना होता है, कभी भी खाना है, वृक्ष आहार का सेवन करना है। या फिर पहले के जमाने में लोग ऊंट की सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। तो जो विषम और उत्कटासन है उस पर बैठने की वजह से पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर मल का संचय ज्यादा होना, पेट में मल भरा हुआ है और उसकी साफ सफाई नहीं हो पा रही है, वह भी एक कारण होता है। और अग्निमंदे होना, यह सारे कारण हो सकते हैं। स्त्रियों में, माताओं बहनों में विषम प्रसूति होता है, उसमें अगर जोर लगा रहे हैं और विषम रूप से अगर हो रहा है, वो जो लेबर पेन है उसको, जो आवी का पेन होता है लेबर पेन, उसको विकृत तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है, और बच्चे का जो हेड है उसके वजह से पाइल्स होने की संभावना वहां पे नहीं होगा, लेकिन गुद मार्ग में होगा। योनि भाग में नहीं होगा लेकिन गुद मार्ग में होगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, तो वहां की जो आर्टरीज और वेन्स है, वेन्स खासकर, वह डायलेट होने का संभावना रहता है। तो विषम प्रसव भी एक कारण हो सकता है, बीज दुष्टि कारण हो सकता है, माता पिता का अपथ्य पालन भी रक्तजर्श का कारण हो सकता है। इसी तरह से जो वहां की जो वलियां हैं, गुद वलियां हैं, प्रवाहिनी, संवरणी, विसर्जनी, उसमें कुछ विकृति है, मतलब त्वचा की, मांस की, मेद की दुष्टि हो सकती है, यह सारे रक्तजर्श के कारण हो सकते हैं। और सबसे मेन है कि वहां पे शिथिल्यता, वहां की बलियों में दुर्बलता होना, वह भी एक कारण हो सकता है, जिससे मांस अंकुर, मतलब वहां पे मांस की, मेद की, रक्त वाहिनियों की दुष्टि, ये सब मिला के मांसांकुर उत्पन्न हो जाते हैं। और उष्ण और सर गुण से प्रकोपित हुआ जो पित्त है, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, जैसे नॉनवेज खाए जा रहे हैं, गरम मसाले खाए जा रहे हैं, विदाही अन्न का सेवन किया जा रहा है, मिर्ची जो है, लाल मिर्ची, हरा मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर का सेवन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तेल वाले चीजें, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाई जा रही हैं, और जंक फूड खाए जा रहे हैं जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, मैदा के पदार्थ जो पिज्जा बर्गर वगैरह चीजें खाई जा रही हैं, और फाइबर वाली चीजें कम खाई जा रही हैं।
तो जो पेट साफ नहीं होता है उसके वजह से भी यह रक्तजर्श जो होता है वो हो सकता है। या फिर प्रवाहन करना, मल त्याग के टाइम पे बहुत जोर लगाना, और पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, तब भी जोर लगाया जाए तो ब्लीडिंग होने लगता है, यह भी कारण हो सकता है। तो पूर्व रूप में अगर देखेंगे तो अन्न का पचन योग्य तरह से ना होना, फिर पेट में आधमान होना, पेट से गुब्बारे की तरफ फूल जा रहा है, टाइट हो जा रहा है, थोड़ा भी खाए पेट फूल जा रहा है, आनाह होना, मतलब मलावस्तंभ भी है और पेट अजीब तरह का सामता है वहां पे, उसको हम आनाह बोलते हैं। आटोप है, पेट में गुड़गुड़ आवाज हो रही है, ढकार आ रही है, और कभी कभी विदग्धा जीर्ण कंटिन्यू रह रहा है, खाना पचा नहीं है तब भी इंसान खा रहा है, अध्यशन करना है कर रहा है, अजीर्णाशन कर रहा है, विरुद्धाशन करना है, विषमाशन कर रहा है, समशन करना है कर रहा है, यह सब कारण के, यह देश विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, काल विरुद्ध, सात्म्य विरुद्ध, जो भी ये विरुद्ध चीजें हैं वह भी कारण होती हैं रक्तजर्श की। इसी तरह से फिर अजीर्ण जैसे सारे लक्षण आ जाते हैं कि खाना पीना पचता ही नहीं है, ये पूर्व रूपावस्था में होता है। फिर उसके बाद में पैरों में मंद पीड़ा होती है, पिंड को द्वेष्टन होता है, फिर शरीर में कार्श्यता होती है, फिर या तो कार्श्यता होगी या ओबेसिटी होगी, स्थूलता होगी, दोनों कारण हो सकता है। और रक्तजर्श का उपद्रव के रूप में पांडु रोग होता है, मतलब खून ज्यादा बह गया तो खून की कमी वाला जो रस रक्त का क्षय की वजह से पांडु रोग, यह भी उपद्रव रूप में हो सकता है। और मल जो है वह पेट में संचित रह रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इवैक्यूएट नहीं हो रहा है। और ग्रहणी रोग है बहुत दिनों से, मुहरबद्धम मुहरद्रवम, मल प्रवृत्ति हो रही है, खाना ठीक से पच नहीं रहा, 50% पचता है, 50% वैसे ही का वैसे ही निकल जाता है। और पांडु रोग भी हो सकता है ड्यूरिंग रक्तजर्श, या आफ्टर कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी हो सकता है, या उदर व्याधि भी हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं। इस पर आप लोग का क्या विचार है वो आप लोग प्लीज अपना अपना मत बताइए। मैं आदरणीय अरविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्लीडिंग पाइल्स पे कुछ अपना मत रखिए सर, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और नमस्कार मेरा सबको, आपको भी सर। प्रणाम सर। अर्श, उदर और ग्रहणी तभी होता है जब अग्नि दृष्टि होती है। अग्नि मंद होगी, विषम होगी तो तभी ये व्याधियां होती हैं जो कोष्ठगत होती हैं। और इसके अलावा रक्त पित्त भी बोला गया है। और इसके अलावा रक्त प्रसादक दवाइयां, जैसे इसमें बोला गया है कि रक्त प्रसादक भी करना, रक्त पित्त भी है, रक्तेन पित्तम, रक्तगत पित्तम, रक्तेन दुष्टम पित्तम। को मतलब उन्होंने कहा है कि ये पित्त संबंधित तो है ही, इसीलिए पित्त को कवर करना है। जहां पे भी ब्लीडिंग होगी वहां पित्त की दृष्टि होगी। पित्त की दृष्टि तभी होती है, और ये पित्त कौन सा है? अधोक पित्त है। तो इसमें पांडु, क्लम, दाह और ये चीजें होती हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी, विरुद्ध आहार, दिवा स्वाप, रात्रि जागरण वगैरह, जो जो भी खाने पीने में जो परहेज नहीं कर रहे हैं और विषम आसन कर रहे हैं, विषम चीजों का, और वो भी अग्नि विरुद्ध चिकित्सा वो कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। एलोपैथिक में तो उन्होंने बोला हेमराइड वेन की स्वेलिंग के बाद वो उसमें जो है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो उसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद आहार विहार को लेके चलता है, तो आहार विहार का बहुत बड़ा रोल है। और गृहिणी एक इसमें बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा बोला कि गृहिणी दृष्टि एक बहुत बड़ा कारण है। जब भी पित्त गृहिणी के सिम्टम होते हैं तो उसके बाद पित्त की दृष्टि हुई, और पित्त की दृष्टि के बाद रक्तज अर्श की शुरुआत, या वो आगे कंट्रोल ना करने पे बहुत ज्यादा पांडु के लक्षण या शोथ और या कंडू वहां पे उपस्थित हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जो ऐसा ब्लीडिंग पाइल्स के लिए एक रीजन है सर। राइट सर। जी सर। अब ये ब्लीडिंग पाइल्स हो गया है, अब इसके रूप क्या रहते हैं? तो अगर हम लोग देखें तो ये पाइल्स है वो स्पर्श में मृदु रहते हैं, शिथिल रहते हैं, और सुकुमार लोग जो रहते हैं बहुत सुकुमार होते हैं, उनको स्पर्शा सहत्व रहता है, वो मतलब जब भी मल त्याग के बाद धोना चाहते हैं तो वहां पे असहत्व, स्पर्श को असहत्व रहता है, मतलब टच करने पे भी पेन होता है। और वर्ण में अगर देखें ब्लीडिंग पाइल्स को, क्योंकि हमें देखना पड़ता है, हम लोग फिजिशियन है, तो वो वर्ण में पीले रंग का होगा या रेड कलर का होगा, वहां पे कटा हुआ होगा या ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा होगा, तो क्लीन करके देखना पड़ता है।
और तृष्णा भी हो सकती है, प्यास लग सकती है, ज्वर भी हो सकता है। पित्ताधिक्य के सारे लक्षण इसमें दिखते हैं। इसमें थोड़ा वात का अनुबंध होगा, तो इसमें मल कठिन होगा, रुक्ष होगा, अपान का अवरोध होगा, अर्श में थोड़ा फेन युक्त रक्तस्राव होगा, मतलब झाग वाला होगा, और कटी में कमर में दर्द होगा, उरु में थाइज रीजन में पेन होगा। ऐसे लक्षण होते हैं। कफानुबंधी रक्तज अर्श होता है। कफानुबंधी होगा तो वहां पे मल शिथिल होगा, स्निग्ध होगा, अर्श में गाढ़ा और पिच्छिल रक्तस्राव होगा। मतलब रक्तस्राव होगा ना, ऐसा लगेगा गाढ़ा गाढ़ा कुछ निकल रहा है। टिश्यू पेपर में हम निकाल के देख सकते हैं कि गाढ़ा होगा और पिच्छिलता वाला होगा। स्त्रोतस अगर देखेंगे तो अर्श में रक्तवास स्त्रोतस की विकृति हो ही रहती है। यहाँ पे अपान वायु का क्षेत्र है तो अपान वायु की दृष्टि होती है। गुदगत की जो त्वचा है उसमें दृष्टि हुई रहती है। गुदगत रक्त धातु की दृष्टि होती है। गुदगत मांस धातु की, वहां पे जो मांस है वहां की दृष्टि है। मेद की दृष्टि हुई रहती है। अगर हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें और भी व्याधियों के साथ, तो कौन कौन सी व्याधियां सिमिलर हैं और हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस व्यवच्छेद निदान करना पड़ता है, तो हमें देखना पड़ता है कि परिकर्तिका तो नहीं है ना, मतलब वहां पे फिशर तो नहीं है, छिल गया कट गया तो नहीं है, कि ब्लीडिंग पाइल्स है वो देखना पड़ता है। फिर वो भी हम लोग प्रोक्टोस्कोप देख डाल के फिर चेक करते हैं। और फिर भगंदर तो नहीं है ना, मतलब फिस्टुला तो नहीं है, अलग अलग ओपनिंग साइनसेस वो नहीं है, पाइलोनिडल साइनस तो नहीं है ना, वो देखते हैं। फिर उसके बाद में गुदगत आघात जन्य कोई और व्याधि तो नहीं है, वहां पे इंजुरी तो नहीं है, गुद क्योंकि महामर्म है, वहां पे कोई आघात तो नहीं हुआ है ना, वो हमें देखना पड़ता है। और परिकर्तिका अगर होता है, फिशर होता है, तो कैंची से काटने की तरह वेदना होती है, लेकिन उसमें कोई भी अंकुर नहीं रहते, जो हम मांसांकुर पाइल्स अगर देखें वो नहीं रहते, केवल चीरा लगा हुआ रहता है, जैसे छिल जाता है वैसा रहता है। और भगंदर में अगर देखें तो गुद भाग के साइड में वो रहता है ओपनिंग, अलग अलग होल टाइप रहेगा, या कुछ तो पस आ रहा है, या पिटिका आ जाती है और नाड़ी व्रण तैयार होता है। लेकिन वहां पे गुद भाग में है, वो अगर है ब्लीडिंग हो रहा है तो वह भगंदर नहीं होगा, वहां पे ब्लीडिंग पाइल्स ही होगा। ये हमें व्यवच्छेद निदान करना पड़ेगा। साध्या साधत्व देखें जो रक्तजर्श त्रिदोषज होगा या सहज होगा, और तीनों गुदवलियों को आश्रय करके बड़ा सा होगा, तो वह, या फिर उसी तरह से अर्श पीड़ित रोगी को नाभि में, गुदा में, मुख में, हाथ पैर में सूजन आया रहेगा, हृदय में पार्श्व में शूल रहेगा, मूर्छा ही रहेगी। उसी तरह से उल्टी हो रहा होगा, सर्वांग में वेदना हो रहा होगा, फिर ज्वर होगा, तृष्णा होगा, गुदा में पाक होगा। तो यह सब जो है यह असाध्य की तरफ जाते हैं, या कृच्छ साध्य, कष्ट साध्य की तरफ जाते हैं। अगर शोथ आ रहा है बार बार, तो सूजन आ रही है, पांडु के वजह से भी शोथ आ रहा है, यह भी हमें समझना चाहिए। इसी तरह से पेशेंट का हमें यह देखना चाहिए कि पेशेंट क्या खा रहा है, पी रहा है। अगर वो नॉनवेज बहुत ज्यादा खा रहा है, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि अगर वो नॉनवेज बहुत खा रहा है और मतलब अति गुरु खा रहा है और बहुत सारे मसाले डाल के, तेल वाला चीज और गरम मसाले डाल के खा रहा है, तो वह हमें खाने को बंद करना है। संक्षेपता क्रियागो निदान परिवर्जनम। उसी तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि ये कौन से सीजन में हुआ है, मतलब गर्मी के सीजन में हुआ है या फिर शरद ऋतु में हुआ है, उष्णता वाले सीजन में है। तो हमें मेडिसिन जो सेलेक्ट करना है, दीपन पाचन करने वाली दवाइयां जो सेलेक्ट करना है, वो हमारी बहुत ज्यादा कटु और उष्ण नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो हमारी दवाइयों से ही, अगर आप काली मिर्च का ही कुछ चीज दे रहे हैं, चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी जैसे द्रव्य दे रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो सीजन का भी और प्रकृति का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। पित्त प्रकृति वालों को अगर चित्रकादिवटी या लहसुनादिवटी जैसे उष्ण द्रव्य दे दिया जाए, लहसुन वगैरह दे दिया जाए, तो वह और बढ़ा सकता है। हाँ, एक और चीज है कि रक्त पित्त को जो कारण है, हेतु है रक्त पित्त को उत्पन्न करने वाले, जैसे आतप सेवा है, मतलब धूप में घूमना है, लहसुन का सेवन है, सरसों का तेल का सेवन है, ऐसी चीजें भी रक्त जर्श का कारण होती हैं। उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए अभी हम चिकित्सा की तरफ जाएंगे, लेकिन आप लोग के दिमाग में कुछ बात आ रही है तो वो आप प्लीज बोल दीजिए। डॉक्टर वीना मैडम, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे रक्तज अर्श के बारे में, आपका क्या कहना है? डॉक्टर जितेंद्र जी आप कृपया आप बोलिए, वीना मैडम कुछ बोलिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। बोलना चाहेंगे? नहीं। डॉक्टर अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे?
हाँ सर, इसमें मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब बनाता हूँ तो रक्त अर्श होता है, अधोग रक्त पित्त होता है, या रक्त अतिसार के सिम्टम आते हैं जो प्रारंभिक स्टेज में होते हैं। तो पर रेक्टल जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो रक्तार्थ में तो मांस मिलता है, लेकिन अधोग रक्त पित्त और रक्ततिसार में मांस नहीं मिलता है। पेन होता है ड्यूरिंग डेफिकेशन होता है, इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। और अधोग रक्त पित्त में प्लेन नहीं होता है, और वही रक्तातिसार में भी पेन नहीं होता है, क्योंकि वो उस समय बात होता तो जरूर है, लेकिन पित्त के अनुमति की वजह से पेन नहीं होता। लेकिन इसमें ड्यूरिंग डिफिकेशन जो है पेन होता है। और चूंकि प्रेशर आ ही रहा है वहां पे, तो स्टूल हार्ड होता है और कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री जरूर मिलती है इसमें। और क्या कहते हैं, जो क्वांटिटी भी है वो भी लेस होती है, जबकि अधोग रक्त पित्त में या रक्तातिसार में क्वांटिटी मोर होती है। और जैसे भी आप बीच में बता रहे थे कि पाइल्स, फिशर और फिशलाइन, एनो वगैरह, वो भी एक डिफरेंशिएशन करना चाहिए सर, वो जब भी रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है सर। बस इतना ही बोलना चाह रहा था। जी बहुत अच्छा बताया आपने। तो स्त्रावी अर्श है या रक्तार्श है, इसमें हमें पहले तो थोड़ा और ज्यादातर हो ही जाता है कि उपेक्षा करनी है, कि थोड़ा सा दूषित रक्त निकल जाए, जो आम है वो निकल जाए, वो आप उपेक्षा हो ही जाती है। लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आते हैं थोड़ा लेट आता है, तब हमें स्त्रावी अर्श और रक्तार्श पे कुटज की जो छाल है सबसे उत्तम औषधि है, स्तंभन करने वाली। और जो तक्र है, तक्र जो रहता है वो सभी अर्शों में सबसे उपयुक्त रहती है। तक्र का महात्म्य ऐसा बताया गया है कि रोगी बल और व्याधि बल की परीक्षा करके हमें स्नेह युक्त या स्नेह रहित तक्र देना है। जहां पे स्त्रावी अर्श है और कफानुबंध है और कफज ग्रहणी है, वहां पे हमें स्नेह रहित ऐसा तक्र देना है, उसमें मक्खन वगैरह नहीं रहना चाहिए। और जहाँ पे वातज टाइप का है और पित्तज टाइप का है, वहां पे स्नेह युक्त मतलब मक्खन वाला हमें देना है। तो वो हमें 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 6 महीने, 1.5 साल हमें तक्र ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को देना है। तो इससे क्या होगा कि जिसकी अग्नि बहुत ज्यादा मंद है, वहां पे जो अंदर ग्रहणी कला है, पित्त धरा कला है, वो पूरी घिस गई है, डैमेज हो गई है। क्योंकि ग्रहणी, अतिसार, अर्श एक दूसरे के रिलेटेड व्याधियां होती हैं। जिसको ग्रहणी होता है उसको अतिसार होता है, अतिसार होता है तो अर्श होता है, अर्श होता है तो ग्रहणी होता है। तो ज्यादातर ग्रहणी रोगी को ही अर्श होता है। तो हमें तक्र जब देते हैं तो वो जो विलाइज है, म्यूकोजल, सब म्यूकोजल, सेरस, मस्कुलरिस लेयर्स, वो रिजुवनेट होते हैं और पित्त धरा कला जो है वह अच्छी बन जाती है, ग्रहणी कला अच्छी बन जाती है। और जब वो कला अच्छी बन जाएगी तो फिर वह जाठराग्नि मांद जो है वो परमानेंट ठीक हो जाता है। इसलिए पेशेंट, और तक्र जो है जिसमें हम दही डाल के और मंथनी से पूरा अच्छे से मथ के मंथन संस्कार हुआ वाला जो हो रहता है, वह वाला अगर हम तक्र देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये नहीं कि दही को ही आपने मथ दिया और हो गया, ऐसा नहीं, उसमें पानी डाल के हमें थोड़ा लिक्विफाई करना है। और वो ठंडा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फ्रिज से निकाला दही, उसको थोड़ा सा मंथनी से मत दिया और उसके बाद में दे दिया, वो तो दही ही हो गया। उसमें मंथन संस्कार अच्छे से हुआ रहना चाहिए। और थोड़ा सा हम उसमें सत्तू का ये डाल सकते हैं, सत्तू डाल सकते हैं, या काला जीरा, सॉरी स्याह जीरा, या कृष्ण जीरक होता है, या नॉर्मल जीरा को भून के तवा पे भून के और पीस के वो डालें, काला नमक डालें। और वह दिन भर, या हिंगवाष्टक चूर्ण डालें या लवण भास्कर चूर्ण डालें, वह पीने के लिए मैक्सिमम दें, या सिंधा नमक दें। और दूसरा आहार को कम दें और तक्र को ज्यादा दें। तो तक्र जो रहता है वह अग्नि को इतना प्रदीप्त करता है कि सूखे तिनके का जो ढेर है उसमें थोड़ी सी माचिस की तिल्ली जली हुई डाल देते हैं, पूरा आग लग जाता है। वैसे ये अग्नि को तुरंत ही प्रदीप्त कर देता है। ऐसा हमारा छाछ या तक्र होता है। तक्र से पुष्टि भी मिलती है, बल भी मिलता है, वर्ण भी मिलता है, उसकी उत्पत्ति होती है। और रक्तज या पित्तज अर्श में अगर जहां पे शोधन की जरूरत है वहां पे विरेचन चिकित्सा करानी पड़ती है। और द्वंद्वज अर्श है, दोष प्राधान्यता के हिसाब से चिकित्सा करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि अर्श, अतिसार, ग्रहणी, इन 3 व्याधियों का निदान जो होता है एक दूसरे का एक सिमिलर टाइप ही रहता है, अग्निमांद्य से उत्पन्न होते हैं अर्श, अतिसार, ग्रहणी। तो अग्नि का प्रदीपन करना और लंघन करना जहां पे जरूरी है वो करना जरूरी होता है। अगर रक्तजर्श में पांडु रोग हो गया, खून की कमी हो गई है, तो हमें वहां पे स्नेहन देके, जैसे
दीपन पाचन करके थोड़ा सा स्नेहन जैसे दाढ़ी घृत वगैरह दे के, और फिर हमें लौह कल्प देना चाहिए, जैसे ताप्यादि लौह है, फिर नवायस लौह है, मंडूर भस्म है, फिर लौह भस्म है, ऐसे द्रव्य दे के, या पुनर्नवा मंडूर है। पुनर्नवा मंडूर थोड़ा रुक्ष हो जाता है ब्लीडिंग पाइल्स में, उसको सौम्य औषधियों के साथ देना पड़ता है। और तकृत जरूर देना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा है। दाढ़ीमावले है, द्राक्षावले है, और ऐसे फ्रूट्स दें खाने के लिए जो रक्त को बढ़ाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फायदा होता है, रक्त भी ठीक होगा और पांडु रोग भी ठीक होगा। उसी तरह से रक्तजर्श है, वहां पे क्षार और अग्निकर्म थोड़ा वर्ज्य बोला जाता है शुरुआत के टाइम पे। बाकी हम स्नेहन स्वेदन विविध तरह के लेप कर सकते हैं, रक्त मोक्षण जरूरी वहां कर सकते हैं, दीपन पाचन कर सकते हैं, वातानुलोमन, मलानुलोमन। मलानुलोमन है वृक्ष द्रव्य से नहीं, एरंड तेल से करना या अभ्यारिश से करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और दूसरा है कि रक्तजर्श है और ओबेसिटी है, स्थौल्यता है, तो हमें स्थूलता की भी चिकित्सा करनी है। लेकिन वहां पे बहुत सारा उष्ण द्रव्य नहीं देना है। उष्ण द्रव्य अगर हम स्थूलता की चिकित्सा के लिए रहे हैं तो रक्तजर्श को बढ़ा रहे हैं कि नहीं, वहां पे मतलब उपद्रव ना हो, वो हमें ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह से शमन औषधियों में अगर हमें जहां शोधन की जरूरत है वहां शोधन की चिकित्सा करें। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे जो सर के फॉर्मूला बुक है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक रक्तजर्श का फॉर्मूला है। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, उसमें जो रक्तजर्श का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही कारगर है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारे सर, आदरणीय सर जमदग्नि सर के फॉर्मूला बुक में है। और दूसरा बात है कि आप लोग को भी कोई अनुभव आया होगा तो आप लोग भी बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखिए, रक्तजर्श का एक सर का बहुत अच्छा योग है जो शमन के रूप में हम लोग जब देते हैं तो 100% रिजल्ट आता है। यहाँ पे शेयर होने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। और भी बहुत सारी चिकित्सा के बारे में हम लोग बताएंगे, द्रव्यों के बारे में बताएंगे। अभी तो मैंने कॉमन कॉमन चीज बताया, तक्र देना है, रक्तज का छाल देना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है 9वां नंबर का रक्तज अर्श का योग। इसमें धान्यक है, मतलब धनिया का जो पाउडर होता है, बीज का पाउडर होता है, धान्यक, उशिर, हरित की, दिप्यक मतलब अजवाइन, इसको मिक्स करना है समान मात्रा में। समान मात्रा में करके रख दें, उसको पेशेंट को 1 टीस्पून सुबह शाम दें, और अनुपान इसका दाड़िम का स्वरस दें। ये रक्तजर्श का योग है, इसको देने से रक्तजर्श पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन इसको कंटिन्यू देना पड़ता है 3 से 6 महीने तक। अभी वो कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम तक हमें देना पड़ेगा और पेशेंट कितना पथ्य अपथ्य पालता है। उसी तरह से हमें विशेष चिकित्सा क्या देना है। अगर रक्तज अर्श है और उसमें वातानुबंध है तो स्निग्ध शीत ऐसे द्रव्य देना है। स्निग्ध देना है मतलब ज्यादातर वायु है, रुक्षता है, तो हमें स्निग्ध द्रव्य देना है, मतलब खाने में घी दें, मक्खन दें। और कफानुबंध है, कफानुबंध रक्तजर्श है, और तो उसमें रुक्ष चिकित्सा दें। और रक्तजर्श की चिकित्सा में दूषित रक्त बाहर आ रहा है तब तक स्तंभन नहीं करना है। लेकिन हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका दूषित रक्त निकल गया होता है, और अगर फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हो रहा है तो थोड़ा दूषित रक्त जाने दे। अगर हमने दूषित रक्त का स्तंभन किया तो हमने पढ़ा है रक्तपित्त में भी दूषित रक्त का स्तंभन किया तो ज्वर होता है। ऐसे यहाँ पर भी स्तंभन किया तो ज्वर, कामला, और फिर रक्तपित्त, कंडुकोट, गुद प्रदेश में शूल, अपान वायु, मलमूत्र का बद्धता, ये सब हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा उपेक्षा करना है। उसके बाद में दूषित रक्त जाने के बाद जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले, रक्त का स्तंभन करने वाले, दोषों का पाचन करने वाले तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। कुटज जो है वो तिक्त रस का उत्तम कषाय रसात्मक, कटु विपाक का और शीत वीर्य का द्रव्य है। कुटज शीत वीर्य से दूषित रक्त और पित्त का शमन करता है। पित्त का जो उष्ण गुण और सर गुण है उसको शमन कर देता है। इसलिए कुटज, कुटज का हम अवलेह दे सकते हैं, कुटज कुटजारिष्ट दे सकते हैं। कुटजारिष्ट में अरिष्ट है तो अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, लेकिन वो भी कितना मात्रा में दे रहे हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए कुटज ज्यादा देने से। कुटज घनवटी दे सकते हैं, कुटज रस क्रिया दे सकते हैं। तो कुटज रस क्रिया कैसे बनाना है, तो कुटज का त्वक लेना है, छाल लेना है, उसका काढ़ा बनाना है, उसमें मोचरस डालना है, प्रियंगू का चूर्ण डालना है, और उसको पेस्ट की तरह बना देना है और फिर सुखा देना है। इसको रस क्रिया बोलते हैं।
और इसको अगर हम मंड के साथ या दूध के साथ लेते हैं, रस क्रिया का गोली बना दिया सुखा के, तो दूध के साथ या हम मंड के साथ, चावल का जो पेज होता है मंड, उसके साथ अगर हम लेते हैं तो रक्तस्राव बंद हो जाता है। इसी तरह से सम शर्करासव करके एक ग्रंथ में बताया है, जिसमें दुरालबा है, चित्रक मूल है, मुस्ता है, त्रिफला है, सम भाग में लेके काढ़ा बनाना है। उसमें चीनी डालना है या मिश्री डालना है, मधु डालना है, घृत डालना है, पिपली डालना है, प्रक्षेप द्रव्य, और इसे सिद्ध करना है और फिर आसव बनाना है। तो इसमें 1 से 2 तोला दिन में 3 बार अगर दें, मतलब 45 45 45 ml दिन में 3 बार दें सम शर्करा आसव, तो यह रक्तजर्श में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से जो तंडुलोदक है, वह अगर हम लोग देते हैं, चावल, कच्चा चावल को भिगो के रख दिया पानी में और फिर छान दिया और उसमें मिश्री डाल के पीने के लिए दिया, तो वो हीट को कम करता है, ब्लीडिंग को रोक देता है, क्योंकि वो स्तंभन गुण का होता है। इसी तरह से अभ्यारिष्ट जो है, वह अगर 1 से 2 तोला या 2.5 तोला तक हम लोग 2 बार पानी के साथ मिक्स करके दें, तो मल का अनुलोमन करता है, और वो अभ्या जो है हरित की, वो अर्श की सबसे अच्छी दवाई है। इसी तरह से कामदूधा रस है, प्रवाल पिष्टी है, चंदनादिवटी है, धनिया है, मनुका है, फिर शतावरी घृत है, सर्ज रस मलम या कैलाश जीवन वहां पे लगाएं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। गुलाब और द्राक्षा को मिला के हम लोग द्राक्षासव बना सकते हैं, यह बहुत अच्छा फायदा करता है। और गंधर्व हृदकी का अगर हम सेवन कराएं, तो वह भी पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा करता है। और क्या नहीं देना है पेशेंट को, तो दही का सेवन ना करें रक्तजर्श में, क्योंकि दही जो होता है अम्ल विपाकी होता है, उष्ण होता है, वह और बढ़ा देता है। तक्र दे लेकिन दही ना दे। और धूपन चिकित्सा न करें, धूपन चिकित्सा हम लोग शुष्क अर्श में करें। और जो सूरन की सब्जी है, वो हम लोग शुष्क अर्श में देते हैं, इसमें नहीं देना है। जहां पर भी सूरन, सूरन वटक या भल्लातक के योग हैं, वो जैसे अर्श कुठारस, कांकायन बटी, वह सब हमें रक्त अर्श में नहीं देना है। अगर हम देते हैं और पेशेंट को तकलीफ होती है, तो हमारी गलती है, पेशेंट की कोई गलती नहीं। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मैं और कुछ बताऊंगा। डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, बहुत है इसमें तो सर। चूर्ण बहुत सारे हैं, ले हैं, और बस्ती वगैरह भी काफी हैं। तो चूर्ण जैसे दाढ़ी मास्टक बहुत अच्छा रहता है बतनों, क्योंकि वो अमाशय पे भी करेगा, पगवाशय पे। कपित्त, क्योंकि कषाय रस देना है तो कपित्ताष्टक चूर्ण वगैरह है। पुष्यानुग चूर्ण हम लोग बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल करते हैं। और शर्धरण चूर्ण भी, और का भी ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो भी अमाशयगत बाद से लेके पकौशक वात तक होता है। तो शर्धरण चूर्ण हो गया, पुष्यानुग हो गया, कपित्ताष्टक हो गया, कोष्ठादि चूर्ण, जो भी मुख से लेके नीचे तक की गुदवलियों तक की जो भी प्रॉब्लम है, उसमें कोष्ठादि चूर्ण। चंदनादि चूर्ण, जो कि ब्लीडिंग है, हमको रक्त प्रसादन भी करना है, रक्त संबंध भी करना है। और रक्त चंदन, जैसा आपने बोला कि उशीर और मोचरस भी है। अच्छा, इसमें जो है बस्ती जो है बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि हमको तुरंत पहले जब जो भी गंदा खून निकल जाए, और अगर फ्रेश ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो स्तंभन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें पिच्छा बस्ती का बहुत बढ़िया रोल है। मुजरासिड और चांगेरी घृत मैं देता हूँ, तो मुझे तो वंडरफुल रिजल्ट आता है। और इसके अलावा क्षीरबला तेल है, चात्यादि घृत है, शद्दौत घृत भी बहुत बढ़िया रहता है। धावन या पिच्चू जो है, पंचबरकल कौत का रख के, और अवगाहन जो है का पेशेंट को बोलता हूँ, जैसे चाहे तो वो फिटकरी डाल के कर ले, या पंचबलकल से जो है के कॉट में जो है बैठना है नाभि तक। और बहुत ज्यादा अगर उदावत वगैरह होता है, तो उदावत हो तो पिपलादी तेल का जो है बस्ती उपयोग करता हूँ। सजनस मल्लम आपने बहुत बढ़िया बताया। कैलाश जीवन बहुत बढ़िया होता है, अगर बहुत सुपरफिशियल है तो ये बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा कई दवाइयाँ जो हम लोग अपनी क्लिनिक पे दे सकते हैं, नागकेशर है, हरित की है, महानीम है, चंदन है, और
ये जो भी शुंठी शायद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शुंठी थोड़ी सी उष्ण होती है। शुंठी आम पाचन तो करेगी, लेकिन नागकेशर वो आम पाचन भी करेगी, रक्त संबंध भी करेगी। और तक्रा रिष्ट, अभ्यरिष्ट तो बोला ही है। इसमें जो भी इस तरीके की काशी शादी तेल और जात्यादि घृत या जात्यादि तेल का भी जो है पिच्चू रखा जा सकता है। और इवन ये पद्मकादी तेल जो है आता है, जो उसका उसका पद्म जो होते हैं उसका। अब बाकी तो ऑइंटमेंट और टैबलेट तो बहुत सारे आते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है सर। राइट सर। बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर वीना मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस पे? हाँ सर। जी अ, हाँ बोलिए। मैं तो पहले सूत्र का विचार करती हूँ कि अग्निदीपन पहले करके मृदु विरेचन और अनुलोमन होना चाहिए, और उसके बाद उसके साथ ही रक्तार्श में रक्त स्तंभन महत्वपूर्ण गोष्ट मुझे लगती है। रक्तार्श में मेरा कुछ एक फॉर्मूला तैयार है। नागकेशर देती हूँ, उसके साथ कपिला देती हूँ, शंख भस्म देती हूँ मैं। ये पुड़िया बना के देती हूँ, और बोलबद्ध रस मैं यूज करती हूँ। और कुटज परपटी आपने भी बोल दिया ना, कुटज, तो मैं कुटज परपटी 2 गोलियां 3 टाइम ऐसी देती हूँ, देख देख के। और तक्र देती हूँ, अच्छा छाछ लगा के, ताजा छाछ, और उसमें धनिया जीरा, और इसका जब हम वो लगाते हैं दही, पहले दूध गरम करके उसमें विरजण बोलते हैं मराठी में, तो तभी मैं जीरा पाउडर धनिया पाउडर उसमें डालने को बोल देती हूँ। और आहार में सूरन की भाजी यूज करने को बोलती हूँ खाने में। इस प्रकार जी इस प्रकार मेरी चिकित्सा होती है सर, ज्यादा से। हाँ, लेकिन सूरन की भाजी में तीखा नहीं होना चाहिए, घी में बनाया हुआ हो तो ज्यादा हाँ, अच्छा है। घी में ही बना के उसके अम्ल द्रव्य कुछ तो भी डालने पड़ते हैं उसको। खुजली आती है वो कंद को, नहीं तो गले में खुजली आती है, तो जी अम्ल द्रव्य कुछ तो भी, अमसूल बोलते हैं, तो वो डाल के वो करनी पड़ती है सूरन की भाजी। जी सही बताया आपने, क्योंकि उसमें थोड़ा क्षारीयता होती है, उसको अम्ल से हम लोग बैलेंस करते हैं, तो बहुत हाँ हीट करता है। और दूसरा क्या है कि तक्र में धनिया जीरा पिपली मूल अजवाइन चूर्ण डाल के दिया। और जब हम तकरा रिष्ट बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मटके में या बर्तन में जिसमें भी बना रहे हैं, पहले तो जार में बनाते थे, मुल्ता ये जो चीनी मिट्टी का जो बुआम होता था उसमें बनाते थे। तो घृत का लेप करके तक्र डाल के उसमें धनिया जीरा पिपली मूल अजवाइन चूर्ण डाल के, और तब तकरा रिष्ट बनता था, तो वो ज्यादा अच्छा रहता था। और दूसरा बात है कि हम लोग इसमें नागकेशर चूर्ण सम शर्करा चूर्ण ये सब देते हैं, जो नागकेशर के कल्प है। कुटज परपटी मैडम ने बताया वो देते हैं। कंपिलक का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा बताया मैम ने। इस सब का प्रयोग करने के साथ में हम लोग अर्श शामक लेप भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे द्रव्य नागकेशर है पुष्यानुक चूर्ण उसका लेप लगाते हैं, हीलिंग करने, या लोद्र का प्रयोग करते हैं। कुटज का प्रयोग, लेप लगाने से भी वहां पे ठंडक मिलती है और वो हील हो जाता है। या फिर खदीर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग और द्रव्य देना है तो हमें पहले ये देखना है कि हेतु क्या सेवन हो रहा है। अगर हेतु जो है बहुत ज्यादा हीट पित्त को प्रकोपित करने वाला है, मतलब रात्रि जागरण है, चाय है, टोबैको है, उसका सेवन हो रहा है, उसको हमें बंद करना पड़ता है। खाने में शालीषष्ठी, फिर या वो गोघृत, फिर वास्तुक शाक पटोल, फिर कपित्थ, आमलकी, तक्र, नवनीत, बकरी का दूध, और मूंग का दाल ये देना बहुत अच्छा रहता है। और विदाही, और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे जो गुरु पदार्थ है पचने में बहुत हैवी रहते हैं उनको अपत्यकर रहता है। वेगावरोध नहीं करना है, कठिन आसन पर नहीं बैठना है, बहुत प्रवास नहीं करना है, उत्कट आसन इसको वर्ज करने के लिए बोला है। अब चलिए आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी। सर प्रणाम सर।
सर प्रणाम अभी सर। मैं ट्रैफिक में ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, इसीलिए सर थोड़ा प्रॉब्लम हो आपके रहा उधर है। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू हो गई है ना शायद। सर सर अभी तो 27 तारीख को जगन्नाथपुरी का सर रथ यात्रा कार फेस्टिवल है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर आप आपका लोग, तबीयत कैसा है सर? तबीयत थोड़ा डाउन है असली में। मेरे को ट्रैवलिंग से नहीं हुआ, किसी ने मुझे चाइनीज फूड खिला दिया, मंचूरियन बहुत खिला दिया और चाइनीज पुलाव खिला दिया। उससे मुझे पित्त इतना ज्यादा बढ़ गया कि लूज मोशन और बुखार। और क्या है, देश भी बदल गया था ना। वहां पे गर्मी बहुत है, और महाराष्ट्र में कैसे ठंडी है, यहाँ पे बारिश का सीजन है, वहां पे ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पे वर्षा ऋतु है। पूरा एकदम चेंज ही हो गया। और वहां इतना हीट आ रहा था, पूरा शरीर में घमौरिया हो गया पूरा। और मतलब कुछ तो अजीब तरह का वो रैशेस आ गए पूरे शीत पित्त की तरह। तो ये जो देश विरुद्ध हो गया ना, मेरे को अभी साथ में नहीं वो चीजें। मैं वहां पे 20 साल के बाद गया अपने गांव में, अपने मूल गांव में गया, पिताजी के गांव में। इसलिए मेरे को थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हो जाएगा ठीक। ठीक है धीरे धीरे सर। रिकवर हो रहे हैं। हाँ। और ठीक है किसी को सर। कुछ, हाँ थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। प्लीज किसी को बोलना है तो बोलिए। आदरणीय हरिहर सर आप हैं? हरिहर सर, इसमें हम लोग और क्या दे सकते हैं? तो खजूर का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर आदि मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यष्टि मधु से बनाए हुए कल्प हैं, जैसे यष्टि मधु का घृत का बस्ती दे सकते हैं, खाने के लिए दीपन पाचन करके दे सकते हैं। मुनक्का दे सकते हैं। परुषक से सिद्ध शरबत दे सकते हैं। दाड़िम का हम तर्पण दे सकते हैं, दाड़िम आदि रस का। या आमलकी से हम दे सकते हैं। फिर मूंग मसूर चना की पेया बनाई हुई दे सकते हैं। फिर उसी तरह से हम उशीर दे सकते हैं, चंदन दे सकते हैं, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ज्येष्ठी मधु, मुस्ता, मंजिष्ठा, पद्मकाष्ठ, मौक्तिक पिष्टि, गैरिक, प्रवाल। ये शीत वीर्यात्मक तिक्त रस के द्रव्यों का, जो पित्त शामक द्रव्य है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और मधुर तिक्त कषाय रस पित्त शामक होता है। पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है, तो यहाँ पे हम लोग कषाय रस द्रव्य दे सकते हैं। से बरगद है, वट है, उदुम्बर है, जामुन है, कांचनार है, इनके वृक्षों की छाल, मोचरस, आम्र बीज की मज्जा, इसका हम काढ़ा बना के दे सकते हैं पेशेंट को। और शीत कषाय दे, मतलब रात भर बना के दे दिया और वो सुबह पीने के लिए दिया। इसी तरह से पद्म आदि गण के द्रव्यों से सिद्ध तेल, ये अगर हम दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सर ने बोला चांगेर आदि घृत, वो दे सकते हैं। उसी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम थोड़ा चोकर वाला जो रोटी होता है वो दें। उसी तरह से कमल नाल है, पलाश है, त्रियंगु है, यष्टि मधु है, इसको दें। और दूसरा है कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो लाक्षा का चूर्ण गोदंती पिष्टी के साथ दें। वासावलेह दें, सुचेखर रस दें, शंख भस्म दें। उसी तरह से मोचरस की पिच्छा बस्ती सर ने बताया वो अच्छा। बोलभद्र रस मैडम ने बताया, नागेश्वर चूर्ण बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम और यूरिन में भी जलन हो तो गोक्षरादि गुगुल, चंद्रकला रस, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, कामदुधा, गैरिक भस्म, स्वर्णमाक्षिक, उशिरासव, चंदनासव, ये दे सकते हैं। बोल परपटी, बोलभद्र रस, ये दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आंवला का सेवन है, दाड़िम का सेवन है, गुलाब गुलकंद का सेवन है, आंवले का मुरब्बा का, इनका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पेशेंट अगर धूम्रपान कर रहा है, मैथुन कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, वेग विधारण कर रहा है, धूप सेवन कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, क्रोध कर रहा है, सब पित्त कर आहार विहार को हमें बंद करना है। और शुंठी वर्जित षडंगोदक दें, मुस्ता, परपट, कोशिरा, चंदनोदिच्य, नागरही, नागरही हटा के गुड़ूची डाल दें, तो वो जो षडंगोदक है वो दे दें। नवनीत दे, गाय का दूध दें, आमलकी, दाड़िम, पटोल, मसूर का दाल का यूश या मूंग का यूश, जीर्ण शाली षष्ठी, ये सब पथ्यकर है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें डॉक्टर राम, सर, हाँ बोलिए बोलिए सर। इसमें शतावरी लेह बहुत बढ़िया काम करता है सर, और सुकुमार लेह। जी तो क्योंकि वो नरिश भी करना है ना हमको, ब्लीडिंग रोकना भी है। जी। और जब क्या कहते हैं, अगस्त का भी जो है रसायन, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। और हमको मेनली गृहिणी के लिए तो महातिक्तक घृत है, वासा घृत है, और शतावरी तो नहीं भूलना चाहिए सर, वो बढ़िया काम करता है। क्योंकि हमको
क्योंकि पांडु भी बचाना है ना सर। और जब आम पित्त मतलब जो आम निकल जाता है, और पित्त जब निकल जाता है मतलब साम पित्त निकल जाता है, तो स्तंभन करते हुए धात्री लॉ इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। धात्री लॉ क्योंकि और जितने भी आंवले के कल्प हैं वो इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है। और एक आता है दुष्पौषधि कषाय, वो भी जो है अगर इस्तेमाल किया जाए, और हम लोग को थोड़ा सा अगर रहता है तो पटोल कटोरन आदि कषाय का भी इस्तेमाल देखते हुए करना करना चाहिए सर। राइट सर। जी। एक आदरणीय ये प्रमोद मिश्रा जी हैं जो फेसबुक से देख रहे हैं, वो इसी पे काम करते हैं। तो सर बोल रहे हैं कि मुझे सेशन में अटेंड करने के लिए दिया जाए। मैंने सर आपको, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आप कृपया व्हाट्सएप खोलिए और सर सेशन में आ जाइए। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना व्हाट्सएप ओपन करिए और वहां से जुड़ जाइए। तब तक हम बाकी लोगों से बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी यहाँ पे आयुर्वेदा आचार्य करके हैं, जो फेसबुक पे लिखे हैं कि एड मी टुडे सेशन। आपका व्हाट्सएप खोलिए, देखिए व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, लिंक भेजा हुआ है। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आप ब्लीडिंग पाइप्स में कुछ देना चाहते हैं, देते हैं क्या, वो बताइए सर। डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर भोसले सर, डॉक्टर मंजुनाथ जी, डॉक्टर विकास जी कुछ बोलना चाहते हैं? महाजन सर, सविता मैडम, शंकर जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं शायद। मैंने लिंक तो दे दिया है। और और दूसरा क्या है कि इसका भारती देश पांडे मैडम पूछ रही हैं कि रिमूवल फ्रॉम रूट व्हाट मेडिसिन कैन गिव। तो हमें यही है, अग्निमांद्यता को ठीक करना है। अग्निमांद्य और मलावष्टम को ठीक करना है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और रक्त पित्त की चिकित्सा करनी होती है, तो ये ठीक हो जाता है। हाँ प्रमोद मिश्रा जी, आप आपने ओके सर लिखा है। आप कृपया जुड़ जाइए, देखिए मैंने लिंक दिया, ब्लू लिंक से जुड़ जाइए। सर का बहुत सालों का अनुभव है, इसलिए सर कुछ बताएंगे। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी अगर जुड़ पा रहे हैं, आपका इसी पे काम है, आपका प्रचार भी हो जाएगा। आप आइए सर, जुड़ जाइए। और मेरी बात सुन रहे हैं तो शायद सब जुड़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने भेजा हुआ है लिंक। चलिए, कुछ और कोई बोलना चाहेंगे तो बोलिए। जितेंद्र जी, अभी तो आप बिजी हैं। बीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी रक्त जर्श पे? तब तक प्रमोद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं सर। डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ और बोलना चाहेंगे इसमें? मैं मासरस और उदुम्बर के बारे में आप कुछ बताइए सर। मुझसे पूछ रहे हैं सर? हाँ, आप हाँ बताइए। सर, मास्टर्स तो पोस्ट करेगा ही ना। इसमें इसमें जो है पक्षियों के मांस दिए जाते हैं। और उदंबर तो बात पित्त शामक होता ही है, इसीलिए गूलर का उदंबर का जो है रक्त पदर वगैरह सब के लिए बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। इसमें मेनली जो है कषाय रस का प्रधान औषधियों का वो करना है, पिच्चू रखना है। और और अम्ल रस प्रधान दर्दों घृतों का, या जो अम्ल शमन करे तिक्तक घृतों का पिच्चू रखना है। और अवगाहन का, स्फटिक का या पंचबलकल से अवगाहन का बहुत बढ़िया रोल आता है। वो जब आपको स्तंभन करना हो। और वैसे तो स्टार्टिंग अग्नि पे करना चाहिए, और अमाशयगत वात से शुरू करना चाहिए चिकित्सा। और फिर पक्वाशयगत वात पे आना चाहिए। अमाशयगत वात के लिए खाने के ये अपान काल में जो है दवाइयाँ जरूर देनी चाहिए सर। और बाकी तो कई दवाइयाँ आती हैं, लाक्षा गुग्गुल है, ये सब चीजें, लाक्षा कॉम्बिनेशन, वासा कॉम्बिनेशन, और क्या कहते हैं, शतावरी कॉम्बिनेशन, ये सब इस्तेमाल करना ही चाहिए सर। राइट सर। जी ठीक है। प्रमोद मिश्रा जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। जुड़े हैं क्या सर? शायद नहीं जुड़े हैं। ठीक है, जब जुड़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। सब लोग जो जो लोग पेशेंट लेके आना चाहते हैं, कृपया
पेशेंट लेके आइए, 9 बजे का सेशन जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे केस टेकिंग का। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। मैं अभी सेशन बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।